क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हमने जो तीसरा पार्ट है उसकी शुरुआत की है। उसका जो बेसिक वाला वीडियो है वो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में विस्तार से बताया कि क्या है उसका व्यापक रूप और किस ढंग से उसको सरल किया जाता है। आज हम प्रश्नावली 3.1 की शुरुआत कर रहे हैं और 3.1 के अंदर आपके टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। पहला प्रश्न, तीनों प्रश्न अच्छे कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए पहला प्रश्न है वो आपके क्या दे रखा है, पढ़ता हूं मैं इसको, ध्यान देना सभी। कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको दो बातें यहाँ पूछी है। पहले आपको क्या करना है, जो भी ये समस्या दे रखी है इस समस्याओं को बीजगणित रूप में आपको व्यक्त करना है, उसके बाद में इसको ग्राफीय रूप में सरल करना है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और वहां हम इसको करते हैं सरल। ये मैंने प्रश्न ले लिया है, पहला प्रश्न। अब देखिए इसके अंदर है क्या कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको दो शर्त दे रखी होगी। दोनों शर्त से आपको दो समीकरण बनाने हैं, उन दोनों समीकरण को सरल करके एक ग्राफ खींचना है, बस सीधा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक दो ऑब्जेक्ट है, एक तो आफ्ताब और एक उसकी पुत्री। तो दोनों की जो आयु है वो आपको एक्स और वाई के रूप में मानना है। हमेशा आपको एक्स और वाई चर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं, बीच में लाइन खींच लेते हैं अपन। यहाँ मैं मान लेता हूं कि माना आफ्ताब, एक तो है आफ्ताब, माना आफ्ताब की दोनों की वर्तमान आयु हमेशा मानी जाएगी। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x। वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है। एक उसकी पुत्री है, वो अपनी पुत्री से कहता है, यानी दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पुत्री। तो यहां मान लेते हैं कि पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु है वो मान लेता हूं y वर्ष। ओके, आफ्ताब की वर्तमान आयु आ गई, पुत्री की वर्तमान आयु आ गई। अब देखिए इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो 7 वर्ष पूर्व दे रखा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरा दे रखा है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि मेरी वर्तमान आयु, आज की मैं आयु बताता हूँ। जैसे मान लो मेरी आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि माना मेरी आयु वो कितनी है, 25 वर्ष। अब मैं आपको यदि कहूं कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी थी, तो सीधा आप बता देंगे 20 वर्ष। राइट, आपने क्या किया, ये जो 25 वर्ष है उसमें से 5 को घटा दिया, 25 - 5, यानी 5 वर्ष पूर्व मेरी जो आयु है वो क्या आ जाएगी, 20 वर्ष। ओके, इसी प्रकार यदि मैंने बोला कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 5 वर्ष के पश्चात, एक तो पूर्व शब्द आता है, एक पश्चात। तो पश्चात का अर्थ क्या हुआ, बाद में, यानी आपको 25 वर्ष आज की आयु है और 5 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, तो +5 करना पड़ेगा, यानी कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ समीकरण बनाना है। अब मैं समीकरण बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पढ़ रहा हूं मैं वापस। दो शर्त दे रखी है, मैं यहाँ लिखूंगा प्रथम शर्त के अनुसार। तो पहले मैं लिख लेता हूँ प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कह रही है, इसको ध्यान देना आप, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए यहाँ पे दोनों को मैं लिखता हूं, एक x है
और एक y वर्ष वर्तमान की आयु है। तो x, अब बात हो रही है 7 वर्ष पूर्व की, तो इसमें से 7 वर्ष मुझे घटाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 25 में से क्या किया, 5 वर्ष घटाया, उसी प्रकार अब 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी आफ्ताब की, x माइनस 7। अब ये क्या कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पुत्री की वर्तमान आयु आज y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी कितनी होगी, y माइनस 7, y माइनस 7। दोनों की ये 7 वर्ष पूर्व की आयु आ गई, एक की x माइनस 7 है, एक की y माइनस 7 हो गई, दोनों की 7 वर्ष है वो कम हो गई। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कह रहा है आफ्ताब, यानी जो पुत्री की आयु थी उसकी 7 गुनी आयु थी, किसकी, आफ्ताब की। तो दोनों की मैंने देखी यहाँ बराबर का सिंबल लगा है, तो दोनों को बराबर करना है, तो किसको मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, यही यहाँ पे समीकरण बनाने का सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आफ्ताब है वो बड़ा है और पुत्री है वो छोटी है। अब इसको मैं 7 का गुणा करूंगा, यहाँ से 7 का गुणा, तब ये दोनों हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी, देखिए यहाँ पे गुना का अर्थ भी समझना है कि दुगनी बोले तो 2 से गुणा करना है, तिगुनी बोले तो 3 से गुणा करना है, चौगुनी बोले तो 4 का गुणा करना है, और 7 गुनी बोला है तो 7 का गुणा कर दिया। ओके, तो इस ढंग से आपका पहला समीकरण आ जाएगा इससे। अब इसको मैं सरल करता हूं, जिससे परफेक्ट समीकरण, एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे y से, तो 7y हो गया, 7 का गुणा 7 से करूंगा तो 7 सत्ते 49, ये 49 आ जाएगा। इसको और मैं थोड़ा व्यवस्थित करता हूँ, देखिए x आ जाएगा, ये जो 7y है तो यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 7y। अब पक्षांतर करना वगैरह मैंने अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है, तो बार बार इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 7y पक्षांतर होके लेफ्ट हैंड साइड में आया तो हो गया माइनस का 7y। फिर देखिए ये माइनस का 7y इधर ही है, और ये जो माइनस का 49 है ये इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस का 49। इन दोनों पदों को मैंने पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो यहाँ पे बराबर के इस साइड आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए अब क्या स्थिति बनी है, x, ये माइनस 7y एज इट इज होगा, यहाँ से माइनस का 7 और प्लस के 49, यानी कि यहाँ आ जाएगा प्लस का 42, एक माइनस का एक प्लस का तो घटता है, 49 में से 7 गए तो क्या बचे 42, बराबर आ गया 0। इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1, यानी पहली शर्त से आपके समीकरण आ गया 1। अब मैं दूसरी शर्त लगाऊंगा और दूसरी शर्त से समीकरण 2 को तैयार करूंगा। तो यहाँ से साइड से हटा देता है सभी को रफ कार्य। लेता हूं मैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से हमेशा प्रश्न में आपको 2 शर्त मिलेगी। देखिए पहली शर्त से मैंने पहली समीकरण बना दिया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो आज वर्तमान आयु इसकी कितनी है x, दूसरे की पुत्री की आयु कितनी है y, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और इसकी कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तो दोनों को वैसे के वैसे मैं बराबर मैं लिख लेता हूं। देखिए ये आफ्ताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3, राइट, यानी 3 वर्ष बाद। फिर इसकी जो पुत्री की आयु है वो कितनी हो जाएगी y प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो पश्चात वाली आयु है या बाद वाली आयु कह सकते हैं, ये x प्लस 3 और y प्लस 3 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है ये कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी यानी आपको 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे यानी जो पुत्री की आयु है उसका गुणा किससे हो जाएगा 3 से। यहाँ पे मैंने 7 गुनी बोला था 7 से कर दिया, 3 गुनी बोला है तो 3 से गुणा किया। अब इसको भी सरल करते हैं, x प्लस 3 हो जाएगा बराबर, अब देखिए 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y, 3 का गुणा 3 से हो गया तो क्या हो गया प्लस के 9। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि x प्लस 3 और राइट हैंड साइड में 3y प्लस 9 है, तो यहाँ पे पक्षांतर करके यहाँ पर भी आपको एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण के रूप में इसको प्रेजेंट करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूं x प्लस
यहां से देखिए 3y, इसको आगे ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, क्योंकि प्लस का 3y पक्षांतर होके जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y। ये जो प्लस का 3 है यहाँ लिख लेता हूं, और प्लस के 9 है जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 9। ओके, बराबर 0। सरल कर देता है इसको, x माइनस 3y प्लस, सॉरी माइनस होगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, तो 3 माइनस 9 यानी आ जाएगा माइनस का 6, बराबर हो गया 0। इस प्रकार से आपके एक दूसरा समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण आगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यानी दोनों जो स्थितियां थी, दोनों शर्त थी, उससे हमने क्या बना दिए, एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आप चाहे तो साथ में इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए पहले तो यहाँ बीजगणितीय रूप में एक बार इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए बीजगणितीय रूप लिख लेता हूं मैं यहाँ, बीजगणितीय रूप। और बीजगणितीय रूप में दोनों समीकरण को पास पास में लिख लो। बीजगणितीय रूप क्या हो गया, x माइनस 7y, ये पहला समीकरण लिख रहा हूं मैं, x माइनस 7y प्लस 42, ठीक है, बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। तो बीजगणितीय रूप हो गया। अब मुझे यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब देना। ये कह रहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ खींचना पड़ेगा और वहां से आपको पता चलेगा कि इसका हल क्या है। यानी आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। एक्चुअल में आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। वो कहाँ से निकलेगा, ग्राफ से। 4 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, वही इसका हल होगा। तो देखते हैं अब ग्राफ पेपर पे किस ढंग से इसको हल करना है। सबसे पहले आपको दोनों समीकरण को हल करके सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी के मान से हम बनाएंगे ग्राफ। थोड़ा प्रश्न लंबा जरूर है, परंतु इसको एक बार समझने के बाद आप इजीली इसमें 6 नंबर ला सकते हैं। अब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैं दोनों समीकरणों से 2 टेबल बनाऊंगा और दोनों टेबल की सहायता से क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों समीकरण लिख लिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 को सोल्व करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब हल करने का अर्थ आपने अच्छे ढंग से 9th के अंदर भी पढ़ा होगा और मैंने बेसिक जो पढ़ा है तब भी आपको बताया था कि हमेशा एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको क्या करना है, पक्षांतर। तो यहाँ पे देखिए x मुझे दिख रहा है सिंगल, जिसके साथ में कोई गुणक नहीं है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, बाकी सबको क्या कर देता हूँ, पक्षांतर। अब देखिए ये जो माइनस 7y पक्षांतर होके जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस प्लस का 7y। प्लस के जो 42 है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 42। ये समीकरण पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब इसके अंदर y के संगत x के मानों को लिखेंगे, राइट। तो समीकरण नंबर यहाँ दे सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से मैं टेबल बना देता हूँ, सारणी फर्स्ट, सारणी फर्स्ट बना दो। और सारणी फर्स्ट के अंदर आपको 3 मान निकालने हैं। आप चाहे तो 2 भी निकाल सकते हैं, परंतु 3 निकालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मैं 3 मान निकाल के आपको बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको निकालना है और टेबल बनाना किस ढंग से। देखिए इस ढंग से आपको एक टेबल बनाना है। x और y के मान जिसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम लिख लेता हूँ, नीचे x और y लिख लेंगे निर्देशांक के रूप में। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x ऊपर, नीचे y आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x और y। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ x, फिर y, फिर ब्रैकेट में लिखता हूँ x और y। ये निर्देशांक के फॉर्म में जिस ढंग से हम ग्राफ पेपर पे इसको निरूपित करेंगे। तो 3 मान निकालने हैं, इसलिए यहाँ पे मैं 3 लाइन 3 कॉलम बना देता हूँ, 1 और ये हो जाएंगे 3। अब ये जो समीकरण 3 है, इस समीकरण के अंदर हम y का मान रखेंगे और x का प्राप्त करेंगे, यानी y के संगत x के मान आएंगे और 3 आपको प्राप्त करना है।
तो इस समीकरण को मैं साइड में लिखता हूं, x बराबर 7y माइनस का 42। ओके, y का मान सबसे पहले मैं 5 ही रख लेता हूं, तो x बराबर जैसे 7 इंटू हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएंगे 42। तो x बराबर 7 इंटू 5 कितने हुए, 7 पंजे 35 और माइनस के 42। x बराबर 35 में से 42 गया तो क्या बचा, माइनस का 7। यानी आपने जब y का मान 5 रखा तो x का मान क्या प्राप्त हुआ आपको, माइनस का 7। तो यहां लिख लेते हैं हम x और y का मान। देखिए आपने y की जगह कितना रखा है, 5, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 7। अब x और y के दोनों मान इस टेबल के तीसरे कॉलम के अंदर भर लेते हैं और यहाँ पे मैं a बिंदु लिख लेता हूँ, यानी a निर्देशांक सबसे पहले हम निरूपित करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो वहाँ a लिख लेता हूँ और x और y यानी भुज और कोटि के रूप में जो आपने 9th में पढ़ा था उसके रूप में लिख लेता हूँ। तो x का मान क्या है, माइनस का 7, यहाँ लिख लो माइनस 7। फिर y का मान कितना है, 5, तो ये आ गया 5, यहाँ लिख लेते हैं 5। ओके, तो a आ गया अपने पास बिंदु। अब मैं इसी प्रकार दो मान और प्राप्त करता हूं, तो देखते हैं। अब y का मान दूसरा रखते हैं समीकरण फर्स्ट के अंदर। देखिए x बराबर, अब मैं y की जगह क्या रखता हूँ, 6, y की जगह 6 रख लेता हूँ, तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 माइनस 42। 7 इंटू 6 कितने हुए, 6 सत्ते 42 और माइनस 42। 42 में से पहले 42 गया तो क्या बचा, 0। यानी कि जब आपने y के स्थान पर जब कितना रखा, 6 रखा, तो आपके x का मान कितना आया, 0। यानी कि ये आ जाएगा b निर्देशांक, और इसको भी आप निर्देशांक के फॉर्म में लिख लो, 0 और 6, 0 और 6 आ गया। फिर x और y, यहाँ पे मैं वापस समीकरण के अंदर मान रखता हूँ। देखते हैं, अब 7 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं y की जगह लिख लेता हूँ 7, y की जगह 7 रख लिया, माइनस के 42। तो 7 इंटू 7 कितने हुए, 49 और माइनस के 42। 49 में से 42 गया, क्या बचा आपने, 7। यानी कि जब आपने y के स्थान पर 7 रखा तो x का मान आपको कितना मिला, 7। अब यहाँ पे C नाम लिख लेता हूँ, A B और C। दूसरा जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर P Q और R लिखना है, जिससे आपको आराम से लाइन खींचने में सुविधा रहे। तो यहाँ पे मैं C के मान दोनों लिख लेता हूँ, 7 और 7। ये आ गया आपके x और y के रूप में, यानी निर्देशांक के रूप में A B C D के मान। अब आपको दूसरा समीकरण सॉल्व करना और दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल बनाना है। तो लेता हूं मैं, इसको हटा देते हैं वापस। लिखता हूं समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड क्या आ गया अपने पास, x माइनस 3y माइनस 6। ये समीकरण सेकंड है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, बराबर आ जाएगा 0, राइट। अब x को इधर ही रखता हूं, ये माइनस का 3y और माइनस के 6 हैं, तो दोनों जब पक्षांतर होंगे राइट हैंड साइड में तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, यानी 3y और ये भी माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6। तो समीकरण नंबर इसका नाम दे दो 4, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ओके, x बराबर 3y प्लस 6। अब यहां से टेबल बना लेते हैं वापस, सारणी सेकंड। यहाँ पर भी आपको y का मान पहले रखना है और x का मान आपको प्राप्त होगा, तो टेबल बना दो। यहाँ आ जाएगा आपके एक्स वाई और एक्स वाई। लिख लेता हूँ, एक्स एक्स फिर वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स और वाई। यहाँ पर भी 3 मान ज्ञात करेंगे, इसलिए 3 अलग अलग कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट और ये आ जाएगा सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे x और y के मान निकाल देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
x बराबर 3y प्लस 6, ये मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, आपको फेर वर्क कर सकते हो और रफ कार्य भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं y के स्थान पर रखता हूँ 0, तो हल करता हूँ मैं इसको। 3 इंटू वाई की जगह 0 रखा और प्लस का 6, y के स्थान पर जब मैं 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 और प्लस का 6, यानी 0 और 6 मिलके कितना हो गए 6। जब आपने y के स्थान पर 0 लिखा है तो आपके x का मान कितना आ गया 6। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं कि y के स्थान पर जब आपने 0 लिखा, y के स्थान पर जब आपने 0 रखा तो x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 6। अब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे p q r लिख लेंगे, तो p मान सबसे पहला, x का मान 6 और y का मान 0। ओके, x का मान 6 और y का मान 0। अब मैं दूसरा मान निकाल के बता देता हूँ आपको। एक बार आपके प्रैक्टिस होने के बाद इजीली आप मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसके अंदर मान रखते जाना और हल करते जाना। तो देखिए यहाँ पे मैं अब y की जगह 1 रखता हूँ, सीधा मैं यही आपको बता देता हूँ। जब मैं y का मान 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 3 और 3 और ये 6 मिलके कितने हो जाएंगे 9। तो जब मैं y के स्थान पर 1 रखूंगा तो मेरे x का मान आ जाएगा 9। यहाँ लिख लेता हूं मैं q और आ जाएगा मेरे पास 9 और 1। ठीक है, नेक्स्ट जो मान है वो निकाल देते हैं हम, माइनस के रूप में लिख लेता हूं। चलिए y के स्थान पर मैं रख लेता हूं माइनस का 1। अगर मैं माइनस 1 रखूंगा, यदि y के स्थान पर जब मैं माइनस 1 रखूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए 3 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1 और प्लस का 6 पीछे है, तो 3 इंटू माइनस 1 क्या हो गया माइनस का 3 और प्लस का 6, माइनस 3 और प्लस के 6, एक माइनस एक प्लस घटेगा तो आ जाएगा अपने पास 3, यानी यहाँ आ गया मेरे पास x का मान 3। तो p q और यहाँ लिख लेता हूँ r, तो x का मान 3 और y का मान -1। p आ गया, q आ गया और r आ गया, तीनों मान हमारे पास आ गए। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे आलेखित करने के लिए एक इस प्रकार का आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम के अंदर। वहां पे आपको सेंटर में बिल्कुल y अक्ष और क्षैतिज रेखा के रूप में x अक्ष खींचना, ये आपको 9th क्लास के अंदर अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। तो x अक्ष और y अक्ष मैंने खींच लिया है और इसका नाम दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ x, यहाँ पे दे देना o और x डैश। इसी प्रकार ये y o और ये y डैश। ओके, अब मानना है आपको पैमाना। तो पैमाना आपको इस ढंग से मानना है कि ग्राफ के अंदर जो आपने सारणी के अंदर मान निकाले हैं वो इजीली आपके ग्राफ पेपर पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो टेबल में मान ग्राफ किए उसमें हाईएस्ट मान क्या है। देखिए x का यहाँ पे हाईएस्ट मान मुझे दिख रहा है 7 और यहाँ पे मुझे x का मान हाईएस्ट दिख रहा है 9, यानी कम से कम प्लस वाला 9 आपको दिखना चाहिए ग्राफ पेपर पे। और y का जो हाईएस्ट मान है वो 7 है यहाँ, और यहाँ पे छोटी संख्या है 1 और -1 है। ओके, तो इस ढंग से आपको पैमाना मानना है कि आपको ग्राफ पेपर पे इजीली ये संख्या मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई मानूंगा तो भी मेरे इजीली 9 है वो आ जाएगा। देखिए वो आपको गिनना पड़ेगा, आपका ग्राफ पेपर है वो कैसा है, बॉक्स छोटे छोटे बने हुए बड़े बड़े बने हुए, वैसे 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना हुआ होगा तो आप इजीली देख सकते हैं। तो लिख लेता हूँ, देख यहाँ पे पैमाना देखिए मैं 1, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस इतने से लिख लो क्योंकि हमने तो 9 तक ही जरूरत है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस वाला मान लिखना पड़ेगा, तो -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6 और -7, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो y अक्ष है वहां पर भी आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, यानी y एक्स पे जो नीचे है वो माइनस में लिखना है और ऊपर प्लस में लिखना है। ठीक है, लगभग लगभग सभी मान हमने लिख दिए। आप जितने बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं उतनी संख्या लिख सकते हैं।
अब मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ पैमाना। पैमाना के अलग से नंबर होते हैं बोर्ड के अंदर, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि पैमाना। चलो नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूं मैं पैमाना। पैमाना एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पे आपने पैमाना क्या रखा है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो लिख लेता हूँ एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। आप एक बड़ा खाना भी लिख सकते हैं। अब वाई अक्ष पे क्या माना है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पे भी आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माना, क्योंकि 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है। तो वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ये हो गया पैमाना। आप किसी भी कोने में रख सकते हैं इसको, ग्राफ पेपर पर भी। अब यहाँ पे मैं टेबल को देखता जाऊंगा और पहली टेबल से सभी बिंदुओं को आलेखित करूंगा। तो देखिए पहला हम देखते हैं, सबसे पहली जो सारणी है फर्स्ट, इस सारणी फर्स्ट से पहला मान क्या है मेरे पास, ए के जो निर्देशांक है वो क्या है -7 और 5। तो -7 और 5 है, वो ग्राफ पेपर पे कहाँ है वो आपको देखना है, x का -7 और y का 5। तो देखिए x का -7, तो x अक्ष पे -7 है वो ये रहा, तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, -8 तक ले लेते हैं, -9 तक ले लेते हैं। अब माइनस कहाँ से है वो ये रहा, और दूसरा जो मान है वो क्या है 5, यानी -7 और 5। तो -7 तो ये है और y का प्लस का 5 यानी ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा देखिए ये ऊपर चढ़ना है, और 5 जहां पर भी है, ये रहा 5 y का, तो जहां पर भी आएगा वो आपको बिंदु आलेखित करना है। तो ये इस बिंदु को मैं आलेखित कर लेता हूँ। ये 5 आ रहा है इधर और इधर जा रहा है -7 पे, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा और इसका नाम दे देंगे ए नाम दे देता हूं मैं, और लिख लेता हूं -7 और 5। ओके, यानी ए बिंदु को निरूपित कर दिया। अब बात होती है बी की, तो बी है वो 0 और 6। देखिए कैसे बता देता हूं, बी है वो क्या है 0 और 6, यानी कि एक्स निर्देशांक तो आपके 0 है और वाई निर्देशांक 6 है। तो ले लेता हूं मैं एक्स निर्देशांक 0, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु 0 होगा, और वाई निर्देशांक है वो 6 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे ही सीधा, ये रहा 6, तो वाई एक्स पर ही होगा ये बिंदु, और इसको आलेखित करना है ऐसे गोल बना के आप लिख सकते हैं, और नीचे चाहे तो आप बी लिख लो 0 और 6। इसी प्रकार दूसरा जो सी पॉइंट है वो क्या है देखते हैं, 7 और 7, यानी x निर्देशांक भी 7 है और y निर्देशांक भी 7 है। तो यहाँ पे x निर्देशांक देखिए प्लस का 7 है वो ये रहा, और y निर्देशांक प्लस का 7 है वो इधर, यानी कि ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीधा 7 तक, ये आ गया हमारे 7। इसका नाम दे देता हूँ C और 7 और 7। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, तीनों पॉइंट आपके आ गए। अब आपको सीधा इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से सीधी एक लाइन खींचना है। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ सीधा, देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं खींचना, और सीधा इन 3 बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी आपके। अगर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है इसका मतलब आपने बिंदु है वो सही नहीं खींचे है, इससे ही पता चल जाएगा, या सही निकाले नहीं है। ठीक है, इस ढंग से आपके आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन नजर आ रही है मुझे। ये पहले समीकरण की आपके आ गए ग्राफीय रूप। अब आते हैं दूसरे समीकरण का ग्राफीय रूप कैसा दिखेगा वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरी टेबल के मान देखता जाता हूँ और निरूपित करता जाता हूँ। देखिए दूसरी जो सारणी है सेकेंड, इसका जो x मान है वो 6 है, y का मान 0 है। तो ले लेते हैं x का मान 6 और y का मान 0। देखिए x अक्ष पे आपको प्लस का 6 नजर आ रहा है ये, और y का मान जो 0 है वो इधर ही होगा। तो इस बिंदु को मैं आलेखित कर लेता हूँ, सीधा आ जाएगा हमारे पास ये पॉइंट, और इसको गोल घेरा लगा दो पॉइंट लगा के, और इसका नाम दे दो आप P, क्योंकि ए बी सी ये पहली टेबल के अंदर लिखा था मैंने, पी क्यू आर दूसरी टेबल के अंदर लिखा है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 6 और 0। ओके, इसी प्रकार क्यू जो निर्देशांक है वो ले लेते हैं 9 और 1। यहाँ पे देखिए 9 और 1 नजर आ रहा है, एक्स निर्देशांक 9 है और वाई निर्देशांक 1 है। तो x निर्देशांक देख लेते हैं 9, ये रहा 9, और y निर्देशांक क्या है 1, तो ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए ये 1 वाली लाइन है सीधी यहाँ आ जाएगी
ऐसे, तो ये बिंदु आ जाएगा आपके बिंदु Q। सीधा लिख लेते हैं 9 और 1। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है x का 3 और y का -1। x का 3, x का 3 यानी प्लस वाला 3 ही है और y का -1 है, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो 3 और -1 सीधा आएगा बिल्कुल जस्ट 3 के नीचे। तो लिख लेता हूँ पॉइंट में यहाँ पे P Q और ये आ जाएगा R। 3 और -1, तो आपकी P आ गया, Q आ गया और R आ गया, तीनों बिंदु आ गए। वापस आपको इनको मिलाते हुए सीधी एक रेखा खींचना है, तो यहाँ सीधी रेखा ड्रॉ कर देता हूँ मैं तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई। चलिए मैं एक कलर ही चेंज कर लेता हूँ। ये आपके तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई सीधी रेखा आ जाएगी और ये आ गया दूसरे समीकरण का आलेखीय रूप। तो इस ढंग से ये जो पहले सवाल का आंसर है यानी हल है वो पूरा होता है। यहाँ पे दोनों समीकरणों की जो ग्राफीय रूप है वो हमने व्यक्त कर दिया। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या, स्टार्ट से थोड़ा बता देता हूँ वापस क्या क्या किया हमने। पहला प्रश्न था, सबसे पहले मैंने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए वर्तमान आयु माना x और y, तो बीजगणितीय रूप हमारे आ गया था ये और ये, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करके दो टेबल बनाई, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। इन दोनों टेबलों की सहायता से ये थोड़ा रफ कार्य किया था मैंने हल निकालने के लिए, तो इसको हटा देना। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको व्यवस्थित अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। उसके बाद में इसको वापस समझना है, एक बार वापस देखेंगे वीडियो तो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्यवस्थित आपके नोटबुक में नोट किया हुआ होगा, जिससे कंटिन्यू आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पे अलग अलग पेज है। और नेक्स्ट हमने दोनों टेबलों की सहायता से इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो इस सवाल को आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है और दूसरे सवाल भी इसी की बात ही होंगे।